हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुदर्शन केमिस्ट्री क्लास में। मुझे आशा है, उम्मीद है आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और क्लास 10th का साइंस का जो पेपर है आपका आने वाला है और उसके लिए मैं कुछ 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी वन वर्ड क्वेश्चंस है जो ब्लैंक्स में भी काम आएंगे, आपको ट्रू फॉल्स में भी काम आएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनमें भी काम आएंगे आप। तो मैं टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप उनको जरूर देखें। एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाए क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है या एमसीक्यू जो बोलते हैं इसको अपन, या ब्लैंक्स में या फिर वन वर्ड में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 100 क्वेश्चंस जो है अपन तीनों सब्जेक्ट को लेके करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ों को इंक्लूड किया अपन ने। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फिजिक्स की बात करते हैं। 1 से लेकर 34 क्वेश्चन ये आएंगे अपने फिजिक्स के आएंगे और बाकी जो है फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री के, उसके बाद में बायोलॉजी के। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस 9th क्लास के भी थे। जैसे साइटोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, 9th क्लास का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते। तो 1-2 क्वेश्चन आपको 9th क्लास से भी मिले जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बच्चे जानते हैं उनको, और वो क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड है। तो आप ये ना समझे कि आपको 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया तो ये कैसे क्या करें। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 9th क्लास का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखना बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सबसे पहला क्वेश्चन आया अपना कौन सा बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है बच्चों, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट वाले क्वेश्चन जो चैप्टर है उसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यूनिट के बारे में ही पूछा जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए, वन वर्ड में आ जाए या ब्लैंक्स में आ जाए, तो उसका आपको यूनिट जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने 4-5-6 यूनिट यहाँ पे लिख रखी है, तो उन यूनिट्स में से कोई सा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है ये अच्छे से, भले ही आप 2 गुनी स्पीड में या 1.5 गुनी स्पीड में इसको देख लेना, लेकिन जरूर देख जाना। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट हो गई, कौन सी बच्चों, एम्पियर। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वोल्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे वाट बोल देते हैं, ये वाट, वाट अलग होता है और वोल्ट अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम होती है। ठीक है, इसको ऐसे साइन से भी बनाते हैं, ये ओम का साइन है। एम्पियर को बच्चों ए से डिनोट करते हैं और वोल्ट को वी से। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट होती है। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों जे से। अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो वर्क की ऐसा यूनिट जो है, वर्क की जगह अगर आपसे हीट पूछ ले, हीट की ऐसा यूनिट है तो वो भी क्या होगी, जूल होगी। और यदि मान लीजिए एनर्जी की ऐसा यूनिट पूछ ले, एनर्जी की ऐसा यूनिट, तो वो भी बच्चों क्या होगी, जूल ही होगी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इसको बच्चों आप किलोवाट आवर बताएंगे, यानी KWH, किलोवाट आवर बोलते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 6ठे क्वेश्चन हो गए आपके पास में, और भी आगे देखते 6ठे के बाद में 7वां क्वेश्चन देखिए, हु गेव ओम्स लॉ। ओम का नियम किसने दिया था बच्चों, तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ, ये जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछ लिया, तो हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल जो लॉ दिया था वो किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, तो ये ध्यान रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें सोल्व करने में काम आएंगे आपको। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही होगी, कोई समस्या हो तो मुझे बता देना प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़िया। आगे देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, विच टाइप ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या किस नाम से बोलते हैं, तो बच्चों कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे, तो उसको बोलते हैं बच्चों अमीटर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे उसे बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, वोल्टमीटर करंट को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर। इमेज इन द ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड ऑन। मानव नेत्र में, मनुष्य की जो आंख होती है उसमें इमेज कहाँ पे बनता है बच्चों, तो रेटिना पे। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ये कौन से नंबर का था, 13 यानी 14 नंबर पे। अब 15 पे देखिए बेटा, कोर से बोर्ड पे देखते रहना, कुछ जो समस्या आएगी। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वो भी इस चीज को देख सके, उन्हें भी इसका हेल्प मिल जाए।
और कई समस्या है तो कमेंट करके बता देना। और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हो तो वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, या फिर आपको कोई समस्या है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं उसी टॉपिक पे नया वीडियो बना दूंगा। डिफेक्ट ऑफ नियर विजन। नियर विजन यानी कि पास की चीजें आपको दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। नियर विजन मतलब समझ रहे हो ना, पास की चीजें दिखाई दी, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं उसको। और एक और नाम है इसका, क्या बेटा, इसका एक और नाम है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, तो इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है फार विजन के लिए, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर की चीजें दिखती है। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, अलग अलग नाम से पूछ देते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, आपको सारे नाम याद रखने, लॉन्ग साइटेडनेस और ये शॉर्ट साइटेडनेस। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू W बाय टी भी होता है। P इज इक्वल टू बच्चों VQ भी होता है। क्या होता है, VQ। और Q इज इक्वल टू अपन को पता है IT होता है, तो P इज इक्वल टू Q की जगह अपन क्या रखेंगे, Q की जगह IT रखेंगे, IPY IT। और ये यहाँ पे W बराबर VQ होता है, माफ कीजिएगा। W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं PW बटे Q। और W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस में अपने पढ़ा VQ होता है, तो VQ भी लिख सकते हो। और डिवाइड में क्या जाएगा, T। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ा था अपने, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IT होता है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह रखेंगे तो VIT, डिवाइड में वापस से क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं P के, तो P का फॉर्मूला आप है ना ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, और एक तो लिखा ही है ये। ठीक है, तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, इस पे एक विडियो भी बना रखा मैंने। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। न्यूटन क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू M है। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, MA। ठीक है, मास को द्रव्यमान जो होता है ना, मास को किलोग्राम में करते हैं। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड को ऊपर लेंगे तो -2। तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो है ना, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन भी है, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नीचे देखिए, ये हो गया फॉर्मूला काय का, न्यूटन ऐसा यूनिट। ठीक है, इसके बाद में मिरर का फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे रखा है आपको। मिरर का फॉर्मूला देखिए, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अगर मिरर की जगह लेंस आ जाए तो यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका आ जाएगा टेस्ला। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ लेड। किसका बनता है, लेड का बनता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हीटिंग होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट होता है उससे क्या कोई चीज गर्म हो जाती है, तो हीटिंग भी लिख सकते हैं उसको। कोई स्टेबलाइज रिलेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट, तो एक जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट में रिलेशनशिप शो किया था। और लास्ट में बताया था बेटा, उसने क्या बताया था, H क्या बताया था, देखना मैं अभी बताता हूं आपको। उन्होंने बताया था H या फिर E या फिर एनर्जी, हीट या फिर वर्क, इनमें रिलेशन बताया था I² RT। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें हीट ऊर्जा यानी एनर्जी, वर्क और हीट, तीनों चीजों में रिलेशन करंट से होता है। ठीक है, टाइप ऑफ साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव होती है। ठीक है, और ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। एक चीज और लिख सकते हो बच्चों इसमें, CPS, साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हो। रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट्स एंटर्स डेंसर मीडियम। ठीक है, और या फिर आप सीधी सी बात, ट्रांसपेरेंट मीडियम। कौन सा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कितने नियम दिए गए थे, 2 नियम होते हैं बच्चों। ठीक है, कितने नियम होते,
दो। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्शन में आपको बताऊं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल याद आ जाएगा। जैसे रिफ्रैक्शन है, मान लीजिए हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन लगाया, एक इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास में, इसमें अपन को क्या करना है, रिफ्रैक्शन करना है, ये रिफ्रैक्शन करना है। तो आपने ये आपको टीचर ने पढ़ाया, ये नॉर्मल हो जाता है, ये रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ जैसे इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, और इसके बाद में इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है उसके बीच में कुछ रिलेशन जो आता है कांस्टेंट आता है, जिसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो केवल दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के। कितने होते हैं बेटा? दो नियम। ठीक है, और इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कभी कभी पूछ लेता है कि रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं? केवल दो। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अर्थ पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है ग्रेविटी के कारण, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिखा। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इज रिलेटेड टू इनर्शिया, इनर्शिया से रिलेटेड है। फॉर्मूला ऑफ वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, अब नया टॉपिक अपन देखते हैं केमिस्ट्री का। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन के कितने नंबर से उसमें। ठीक है, और मास नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है बच्चों उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीजें इंक्लूड हो। ठीक है, एक बार और फिर देखना, समझना इसको। न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जब आप जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियस बन जाता है। नेम ऑफ HCl, ये अपने पेट में होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl। ठीक है बेटा। नेम ऑफ NaH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस वाले चैप्टर में से है। नेम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस चैप्टर्स में, एग्जाम्स में। गैस रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस, O2। ठीक है, इसके बाद में लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, पीएच ऑफ एसिडिक गैस, हाँ एसिडिक जो होते हैं उसके पीएच 7 से कम होते हैं। हु इंट्रोड्यूस द पीएच स्केल? एसपी सोरेनसन, याद रखना एसपी सोरेनसन। ठीक है, लॉरिट सोरेनसन। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगला देखिए 49। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और इनको जरूर पढ़ के जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आते ही आते हैं, उनमें से कोई नहीं रोकता उनको। कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? लिटमस होते हैं। लिटमस पेपर ब्लू कर देगा, रेड कर देगा, ब्लू कर देगा, रेड कर देगा। ये भी एसिड बेस में डिफरेंस पड़ा होगा। गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उससे बच्चों। क्या कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन पहले चैप्टर में पढ़ी होगी। तो यदि ऑक्सीजन ऐड हो जाए या बढ़ जाए ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसका जब ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यदि घट रही है तो रिडक्शन, ऐसा याद रखना। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ रस्ट, रस्ट का जो केमिकल नाम क्या है बच्चों? तो उसको अपन बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, या फिर फेरिक ऑक्साइड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, Fe2O3 इंटू में XH2O। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये रस्ट का नाम पूछ लिया या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, और यानी 10th क्लास की साइंस में किसी न्यूमेरिकल में, IUPAC नेमिंग में या रिएक्शन बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं उसी टॉपिक पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा। फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, इत का मतलब होता है 2 कार्बन बेटा। इत का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन तो ये देख ली, 2 कार्बन, इथेनॉल। IUPAC नाम में आपको टीचर ने सिखाया होगा कि OH दिख जाए तो उसमें लास्ट में पोल लगा देते हैं, इथेनॉल। तो IUPAC नाम भी आप है ना याद रखना कि ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है? फॉर्मूला। और ये क्या है इसका? IUPAC नाम है। कौन सा नेम है बच्चों? IUPAC नाम। कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड बच्चों याद रखना CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। इथेन का मतलब 2 कार्बन, ये देखो पहला दूसरा कार्बन। और जब भी ये COOH लग जाता है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक
एसिड। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? विनेगर। विनेगर जो खाने पीने में काम आ जाता है, जो चौपाटी पे जो हल्का सा तीखापन आता है वो विनेगर की वजह से आता है, अचार वचार में भी रहता है। एसेंशियल एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसेंशियल और जो कंपाउंड होता है वो कार्बन होता है, ठीक है, एलिमेंट, और साथ साथ में हाइड्रोजन भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, उसी को आप क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन होना अनिवार्य है, लेकिन साथ साथ में आप हाइड्रोजन को भी लिख सकते हो या दोनों को लिख सकते हैं। CH4 इज कॉल्ड मीथेन। इसको बच्चों मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आए तो। इसको मेथेन का देखो फॉर्मूला तो होगा CH4, और इसको मेथेन बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है बच्चों? मार्स गैस। मार्स गैस मतलब होती है दलदली गैस, और एक और नाम है बेटा इसका नाम बायोगैस। कौन सी गैस? बायोगैस। ठीक है, इसके बाद में C2H4 इज कॉल्ड इथीन। देखो हाइड्रोजन दो कम हो गए, यहाँ पे कितने थे? अगर मान लीजिए C2H6 है तो इसको एथेन बोलेंगे, यहाँ पे ए होगा, और लेकिन तो हाइड्रोजन कम हो गए तो एथीन हो गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, आपको नहीं पढ़ाया हो तो फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, उसमें वसी एसिड्स होते हैं, वसी अम्ल साबुन में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक कर देना, तोड़ देना। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया होती है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है कंबाइन कर देना, जुड़ जाना। दोनों रिएक्शन आपने पहले चैप्टर में पढ़ी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। ब्रेक होना, यदि ब्रेक हो रहा है तो डिकम्पोजिशन है, और यदि जुड़ रही है तो कॉम्बिनेशन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? रिलीज होती है, और एब्जॉर्ब हो रही तो उसको बोल देंगे एंडोथर्मिक। टेस्ट ऑफ एसिड कैसे होते हैं? सौर होते हैं। बेस के कैसे होते हैं बच्चों? बीटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, हाँ 64 नंबर पे आया अपना कौन सा बच्चों? 64 में देखिए, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिड रेन में निकलती है। कौन सी गैस बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, HCl, अभी बताया था। अपने पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? J.J. थॉमसन। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, अब देखना बायोलॉजी वाले टॉपिक पे आते हैं अपन। बेसिक यूनिट ऑफ लाइट सेल कहलाती है, और सेल की डिस्कवरी किसने की थी? हुक ने। ठीक है, अपन ने 10th क्लास के तो सब पढ़ रखे बच्चों। कभी मैंने आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना, माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछ लिया था, देखो यहाँ पे भी लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन आया था पिछले। तो 9th क्लास के आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे, और इतने ही देख लेना, आपका काम हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इसके बाद में रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। आयरन मेटल होती है, हीमोग्लोबिन के कारण अपना ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने चेंबर होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लिखवाया था। अगर फिश है बच्चों, क्या है? फिश। देखो एक बार वो बता देता हूँ, अगर जो फिश होते हैं ना, मछलियां जो होती है, उनके हार्ट में कितने? 2 चेंबर्स होते हैं। कितने? 2 चेंबर्स। ठीक है, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स और इसके बाद में एम्फीबियंस, इनके हार्ट में जो होते हैं 3 चेंबर्स होते हैं। लेकिन जो क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, मगरमच्छ, उनके हार्ट में जरूर 4 चेंबर होते हैं, ये याद रखना। जिसके बाद में जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब पक्षी और मैमल्स, यानी कि हम जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उन सब के हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर, याद रखना। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अब जरूरी नहीं बच्चों लिक्विड ही पूछे, वो कॉर्पस्कुलर्स यानी कि कण भी पूछ सकते हैं, तो लिक्विड की जगह अगर मान लिए पार्टिकल्स पूछे, में बोलना है आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 चीजें बतानी है। लिक्विड पूछे तो प्लाज्मा बताना है, और पार्टिकल्स पूछे तो आपको RBC, WBC बताना। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग, लीवर। सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है? लीवर होती है। ठीक है, अपने लीवर, जिसमें से लीवर से कौन कौन सी चीजें निकलती है बच्चों? एक तो यूरिया निकलता है बेटा, क्या निकलता है? यूरिया, और साथ साथ में क्या निकलता है? बाइल। ठीक है, लीवर से। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, लंग्स। ठीक है, ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है। लेकिन बच्चों रेस्पिरेशन कहाँ होता है अपनी बॉडी में? तो ये याद रखना, रेस्पिरेशन होता है अपनी बॉडी में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में।
एरोबिक रेस्पिरेशन, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो साइटोप्लाज्म में आप बता सकते हो। देखो आपके जो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर है उसमें एरोबिक और अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस दिया है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? उसको साइटोप्लाज्म। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। अगर डीएनए की जगह बच्चों आपसे आरएनए पूछ ले तो आप सीधा क्या कर देना? डीऑक्सी हटा देना, इसमें से क्या हटा देना? डीऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते अपन 78 पे। फादर ऑफ जेनेटिक किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं अपनी बॉडी में? अपने सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आ गया अपना 85, 84, 83। ऑटोट्रोप एग्जाम्पल, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन है ना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद ही बना लेते हैं, उनको बोलते हैं अपन ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स ही ऐसा करते हैं। हेटरोट्रोप्स कौन सा? ह्यूमन हो सकते हैं, पिग हो सकता है, केमल हो सकता है, एलिफेंट हो सकते हैं, बहुत सारे जीव जो होते हैं वो मतलब मल्टीपल टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, उनको हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इन अमीबा बाइनरी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा टाइप? बाइनरी फिजन। और यहाँ पे यदि अमीबा की जगह प्लाज्मोडियम दे दिया जाए, अमीबा की जगह क्या दे दिया जाए बच्चों? प्लाज्मोडियम दे दिया जाए, तो फिर आपको मल्टीपल फिजन बताना है। क्या बताना है बच्चों? हाँ, प्लाज्मोडियम ये आ जाए तो फिर क्या? बाइनरी की जगह क्या बताना बच्चों? मल्टीपल फिजन। आपकी बुक में लिखा है इसलिए बता रहा हूं ये, ठीक है। इसके बाद में एड्स इज कॉज्ड HIV, ठीक है, HIV एड्स का पूरा नाम याद रखना, ये भी पूछ सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV का पूछे तो ह्यूमन इम्यूनो वी फॉर वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, और वो भी कौन सी? फीमेल एनाफिलिस, नर मच्छर कभी काटते नहीं, फीमेल एनाफिलिस, ठीक है, ये याद रखना बेटा, फीमेल मच्छर काटती है, ठीक है। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है बच्चों, क्या है? हार्मोन, जो कहां से सीक्रेट होता है? तो बोलो सर पैंक्रियास से। और ये हमारी बॉडी में किसको? शुगर को कंट्रोल करता है, किसको? शुगर कंट्रोल, ठीक है। बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया अपना? कौन सा? हाँ, पैंक्रियास। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, स्पिग्मोमेनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड स्पिग्मोमेनोमीटर। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, ब्रेन, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन किससे पे बेस्ड है? इम्यूनिटी से। देखो वैक्सीन का मतलब होता है बच्चों परमानेंट इलाज। आपको तबीयत खराब हो गई, आपको सर्दी जुकाम हो गई, बुखार आ गई, आपने इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली तो आप ठीक हो गए, ठीक है, तो ये हुआ इलाज, ये हुई मेडिसिन। लेकिन ये वैक्सीनेशन क्या होता है? इम्यूनिटी बना देता है, यानी परमानेंट इलाज होता है, उसके बाद वो बीमारी कभी नहीं होगी आपको, ठीक है। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, फीमर, सबसे बड़ी बोन है ना, ये कहीं होती है? अपनी थाई में, जांग में होती है। कहाँ होती है बच्चों? जंघा में, ठीक है, थाई में। कहाँ होती है? थाई में, थाई मतलब जंघे में, ठीक है, ये जो जांग जो रहती है ना, थाई, ठीक है। और सबसे छोटी पूछे लार्जेस्ट की वो जगह मान लीजिए स्मॉलेस्ट पूछ ले, तो फिर आपको बताना बच्चों स्टेप्स। क्या बताना है? स्टेप्स। और ये कहाँ पे होती है? अपने कान में होती है। कहाँ पे होती है? कान में। स्मॉलेस्ट ये लिखते हैं, ये लिखवा दिया मैंने, ठीक है, स्टेप्स, ये लिखा भी है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। सबसे छोटी बोन है स्टेप्स है, सबसे बड़ी कौन सी? फीमर है। ब्लड क्लोटिंग एलिमेंट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, और आरबीसी भी आप लिख सकते हो क्योंकि आरबीसी भी हेल्प करती है इसमें, ठीक है। डाइजेशन बिगिंस इन माउथ, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है अपनी बॉडी में? मुख से। गैस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, गैस निकलने की बात करें, रिलीज होने की बात करें तो O2, और रिक्वायर किसकी होती है रिक्वायरमेंट? तो फोटोसिंथेसिस में CO2 की आवश्यकता होती है और O2 क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा, वो IMP क्वेश्चन लेके आऊंगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में आपको समस्या हो तो बच्चों वो क्वेश्चन या फिर वो टॉपिक मुझे बता दीजिए, अभी वक्त है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना
थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करके आपको एक बात और बताता हूँ, 11th 12th में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आपको वहाँ भी यूट्यूब से मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।